Good afternoon, all of you. Now I'm going to tell you that हम लोगों ने टीम फॉर्मेशन टीम क्रिएशन वगैरह देख लिया था. आई टोल्ड यू दैट टीम जो फॉर्म होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक तो लॉन्ग टर्म टीम फॉर्मेशन होता है, एक शॉर्ट टर्म टीम फॉर्मेशन होता है. तो शॉर्ट टर्म टीम फॉर्मेशन का अगर एग्जांपल हम देंगे तो शॉर्ट टर्म टीम फॉर्मेशन में क्या एग्जांपल आ जाएगा? शॉर्ट टर्म team and long term team. ठीक है, शॉर्ट टर्म टीम एंड लॉन्ग टर्म टीम. इसके एग्जांपल में हम क्वालिटी सर्कल को पढ़ेंगे. क्वालिटी सर्कल एंड इसके एग्जांपल में हम पढ़ेंगे टास्क फोर्स. जस्ट हैव ए क्विक view of all this both kinds of team. This is the short term team and this is long term team. टास्क फोर्स, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ टास्क फोर्स. टास्क फोर्स हमको पता है कि कब कोई ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली टास्क फोर्स क्या था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो नॉर्मली जो अपोनेंट्स के डिफरेंट द अपोनेंट्स आर्मीज आर यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ वॉर टैक्टिक्स. तो लगा ऐसे कि नहीं, किसी एक ही स्ट्रैटेजी या ऑपरेशन को फॉलो करने से हम अपने अपोनेंट को रिप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज द अपोनेंट आर यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट वॉर स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स. टास्क फोर्स का एक्चुअली बर्थ वहीं से हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से. टास्क फोर्स का एक्चुअली ओरिजिनेशन वहीं से हुआ है. लैटर ऑन इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस में भी एडॉप्ट किया. टास्क फोर्स है क्या? आपको याद होगा हमने टीम और टाइप्स ऑफ टीम्स देखा था. इसमें लीड टीम के बाद जो सेकेंड टाइप मैंने पढ़ाया था वो क्रॉस फंक्शनल टीम पढ़ाया था. क्रॉस फंक्शनल टीम के एग्जाम्पल में मैंने आपको प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बताया था. सिमिलरली टास्क फोर्स कैन बी द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस फंक्शनल टीम. क्रॉस फंक्शनल टीम का एक्चुअली क्या यूज होता है? व्हेन एनी प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व बाय एनी वन डिपार्टमेंट और एनी सिंगल इंडिविजुअल और एनी सिंगल डिपार्टमेंट, देन इट इज़ असाइन टू द क्रॉस फंक्शनल टीम. तो बहुत सारे डिपार्टमेंट के लोग एक साथ आते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं. सिमिलरली टास्क फोर्स इसीलिए कंस्टिट्यूट किया जाता है. इट इज़ कंस्टिट्यूटेड फॉर सम स्पेसिफिक एंड सम यूनिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम जिसको कि कोई एक इंडिविजुअल या फिर कोई एक डिपार्टमेंट सॉर्ट आउट नहीं कर सकता है. तो दिस कैन बी दिस is actually not can be, this is actually the example of cross functional team. task force comes under the cross functional team. तो task force उसी को बोलते हैं. अब task force हम क्यों constitute करते हैं ये तो हमने आपको बता दिया. क्या होता है नॉर्मली task force जब हम constitute करते हैं तो क्या करते हैं? Normally you can see the government departments are using this every now and then. Why you must have seen the task force in our last year when the Patna is flooded, then the NDRF team is utilized. This is a kind of task force जहाँ different departments के different skillful और एक्सपर्टीज़ के लोग एक साथ आते हैं और वो बहुत सारे स्किल्ड होते हैं उन सारे मेंबर्स में, जो कि टुगेदर दे कैन सॉर्ट आउट दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स. ऑर्गेनाइजेशन में भी टास्क फोर्स तभी यूज़ किया जाता है जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने का टाइम होता है या फिर कोई न्यू प्रोजेक्ट लेने की बात होती है, तो फिर हम टास्क फोर्स की बात करते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क में भी अब हम इसके इसेंशियल फीचर्स को थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करते हैं. क्या इसका इसेंशियल फीचर्स होगा? सबसे पहला फीचर तो ये होगा कि इट इज़ यूनिक काइंड ऑफ टीम, क्योंकि बिल्कुल ही नया होगा ऑर्गेनाइजेशन में. ऑर्गेनाइजेशन के अपने जो उनका यूजुअल रूटीन सेटअप है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा. ये अलग तरह का एक वैल्यू एडिशन टीम होगा जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया जाएगा. तो पहला इसका फीचर है कि ये यूनिक होगा, बहुत नया होगा. फिर ये क्यों बनाया जाता है? बिकॉज टू सॉल्व सम रेयर और सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, उसको सॉल्व आउट करने के लिए ये बनाया जाता है. ये इसका दूसरा फीचर हो गया. और अगर हम तीसरी फीचर की बात करें तो इसका तीसरा फीचर ये है कि ये टेम्पररी होता है. दिस इज़ नॉट ऑफ परमानेंट काइंड, दिस इज़ ऑफ टेम्पररी नेचर. तो इसके बनाने के कुछ एडवांटेजेज भी हैं. टास्क फोर्स बनाने के कुछ एडवांटेजेज है. पहला एडवांटेज तो ये है कि आप इसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं एंड यू डोंट नीड टू मेंटेन इट ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे R&D डिपार्टमेंट है, फिनेंस डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, कोई भी ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, 4 डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स को क्या होता है, यू हैव टू मेंटेन इट. और ऑर्गेनाइजेशन का एक
मेजर कॉस्ट जो होता है वो इस डिपार्टमेंट्स के मेंटेनेंस पे खर्चा होता है। लेकिन जब हम टास्क फोर्स बना करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या किसी प्रोजेक्ट को फाइनली इम्प्लीमेंट करके उसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको एक गोल तक ले जाते हैं, तो उसमें टास्क फोर्स हम बनाते हैं और टास्क फोर्स को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर टास्क द टीम मेंबर्स गेट डिसइंटीग्रेटेड और लोग अपने अपने वापस से जहाँ से वो आए रहते हैं उस डिपार्टमेंट्स में या ऑर्गेनाइजेशन में वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो इनको मेंटेन करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये टेम्पररी काइंड के टास्क फोर्स टीम्स होते हैं। तो ये आपको पता चल गया यहाँ सबसे पहला इसका बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो मेंबर्स ऑफ द टास्क फोर्स होते हैं, द मेंबर्स ऑफ द टास्क फोर्स हैज़ वेरी इनरिचिंग एक्सपीरियंस। उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी इनरिच्ड होता है। दे गेट टू वर्क ऑन वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ, एंड सडनली ऑल ऑफ ए सडन बहुत नया तरह का टास्क आ जाता है जिनको वो प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जो उनका एक्सपीरियंस होता है वो काफ़ी इनरिचिंग होता है। अदरवाइज जो उनके टैलेंट होते हैं वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं किए जा सकते जैसे कि वो टास्क फोर्स में आकर के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस को सीखते हैं। एंड थर्ड एडवांटेज ऑफ टास्क फोर्स इज नॉर्मली रूटीन काइंड और डिपार्टमेंटल नेचर का जब जॉब होता है तो रूटीन जॉब को ही निपटाते निपटाते सारे काम निकल जाते हैं। तो जो हिडन पोटेंशियलिटीज़ होते हैं मेंबर्स के या एम्प्लॉयज़ को वो दैट इज़ नॉट गेट यूटिलाइज्ड अदरवाइज इफ़ दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस टास्क फोर्स। देयर हिडन पोटेंशियलिटीज़ और जो उनकी कैपेबिलिटीज़ होती है उसको यूज़ करने का ऑर्गेनाइजेशन को भी मौका मिलता है। एंड द टीम मेंबर्स आल्सो फील सेटिस्फैक्शन बाय बीइंग द पार्ट ऑफ द टास्क फोर्स बिकॉज दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी टू डील विद सम यूनिक और सम स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो टास्क फोर्स के लिए इतना ही बहुत है। ये आपको अगर पूछेगा तो आप जान लीजिए, और ये शॉर्ट नोट्स से ज़्यादा कुछ आने वाला इस पर है नहीं। फिर भी आपको मालूम होना चाहिए कि टास्क फोर्स क्या है, टास्क फोर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ और इसका क्या फीचर्स होते हैं। जो 3 फीचर्स मैंने आपको अभी बताए हैं कि टेम्पररी नेचर के होते हैं और इसमें स्किलफुल पीपल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिवीजन के लिए जा सकते हैं, ये बहुत नया होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए वगैरह। और इसके जो एडवांटेजेस हैं उतना आपने जान लिया तो काफ़ी है टास्क फोर्स के लिए। अब हम क्वालिटी सर्कल पे आते हैं। क्वालिटी सर्कल क्या है? ये भी एक तरह का सी दिस इज नॉट टेम्पररी इन नेचर। जो टास्क फोर्स में और इसमें पहला डिफरेंस होगा वो यही होगा कि क्वालिटी सर्कल इज नॉट टेम्पररी इन नेचर, दिस इज एक्चुअली परमानेंट काइंड ऑफ team or circle which is continuously working for the improvement somewhere continuous improvement पे ये believe रखता है। so normally हम ये Japanese technique है actually, and Japanese believe that every day there should be some improvement in somewhere at the organizational पार्ट। तो कहीं ना कहीं आपको जरूर किसी न किसी, या तो वो प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट या कस्टमर सेटिस्फैक्शन इम्प्रूवमेंट या फिर मार्केट इम्प्रूवमेंट, किसी भी इम्प्रूवमेंट की हम बात कर लें, क्वालिटी सर्कल को इसीलिए बनाया जाता है कि कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट डेली बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन में किया जा सके। ठीक है, तो क्वालिटी सर्कल कैसे बनाया जाता है? क्वालिटी सर्कल में कुछ मेंबर्स ऑफ जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो रेगुलरली आते हैं, मीटिंग्स करते हैं और वो किसी न किसी खास प्रॉब्लम्स को लेकर के, जो वो प्रॉब्लम्स कोई भी हो सकता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट को लेकर के हो सकता है या फिर वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को लेकर के हो सकता है या पोस्ट परचेज सर्विसेज को लेकर के हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और उसको आप कैसे सॉर्ट आउट या एड्रेस करोगे, इसके लिए क्वालिटी सर्कल बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, 6 से 12 नॉर्मली दिस इज द टीम साइज। तो 6 से 12 इसके बीच में कुछ भी वैरिंग रेंज ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं, वो वॉलंटरीली आते हैं। एक टीम बनाते हैं जिसको हम क्वालिटी सर्कल टीम बोल सकते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ कहीं भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है उस पर काम करते हैं ये क्वालिटी सर्कल्स। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि क्वालिटी सर्कल्स क्या होते हैं। अब जो क्वालिटी सर्कल हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल हैं, जब 6 to 12 पीपल्स कमिंग टुगेदर फॉर्मिंग ए क्वालिटी सर्कल एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ द इम्प्रूवमेंट पार्ट ऑफ एनीवेयर। अगर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो ये टीम काम करेगा उसको इम्प्रूव करने के लिए। ये जो क्वालिटी सर्कल होता है टेम्पररी नहीं होता है, बिल्कुल भी परमानेंट नेचर का होता है। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद तीसरे प्रॉब्लम, क्योंकि इट बिलीव्स दैट
एवरी डे शुड बी सम इम्प्रूवमेंट और सब शुड बी सम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस बेसिस पे बनाया हुआ है, इसलिए परमानेंट नेचर का होगा, ठीक है। कोई ना कोई एक इम्प्रूवमेंट या एक प्रॉब्लम को लेगा, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा, ठीक है। अब इस ओवरऑल इसका हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि क्वालिटी सर्कल का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। दिस इज प्रिवेंटिव नेचर होता है इनका। प्रिवेंटिव मतलब कि दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द करेक्टिव मेजर्स, गलती हो जाने के बाद क्या क्या करेक्शंस हो सकता है, दैट इज सेकेंडरी। बट द क्वालिटी सर्कल वर्क्स कि हाउ टू इंश्योर दैट देर विल बी नो एरर्स और देर विल बी मिनिमम एरर्स। या तो गलतियां हुई नहीं, और अगर गलती होती है तो कैसे कम से कम गलती हम कर सकते हैं, ये इनका मेन फोकस पॉइंट होता है। दैट्स व्हाई दिस इज प्रिवेंटिव इन नेचर रैदर दैन करेक्टिव इन नेचर। इसके बाद इसका और क्या होता है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूवमेंट इन एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़। कैसे एटीट्यूड एम्प्लॉयज़ का चेंज हो जाता है टुवर्ड्स देयर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज पार्टिसिपेटिव एंड टीम स्पिरिट इज इन्फ्यूज्ड अमॉन्ग द टीम मेंबर्स, बिकॉज दे आर members, they find out the problems of their organization and they are responsible for giving suggestions either through brainstorming or through any other creative techniques or decision making techniques. They can give decisions, suggestions and उनके suggestions को implement किया जाता है organization में। तो कैसे होता है कि management and एम्प्लॉयज़ के बीच में एक ट्रस्ट और जो एक कम्युनिकेशन होता है वो काफ़ी हद तक डायरेक्ट और बहुत फ्लोलेस हो जाता है ये कम्युनिकेशन। तो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट का एक एटमॉस्फेयर बनता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए ये एटीट्यूड को भी चेंज करता है एम्प्लॉयज़ के, जो दिस कंट्रीब्यूट्स इन द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कंट्रीब्यूशन होता है क्वालिटी सर्कल का क्या होता है, वो इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ऑफ द एनी पार्ट ऑफ द वर्क प्लेस, ठीक है। एंड इट क्रिएट्स अ हैप्पी एटमॉस्फेयर which is worthwhile to work with, ठीक है। जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर और जो एनवायरनमेंट होता है वो क्वालिटी सर्कल से क्या होता है, हैप्पी हो जाता है। पीपल लव टू वर्क देयर, ठीक है। अब हम इस क्वालिटी सर्कल के डिफरेंट स्टेप्स पढ़ लेते हैं कि कैसे ये क्वालिटी सर्कल बनाया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वालिटी सर्कल कैसे होता है। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू वेरी स्मॉल नोट्स ऑन दिस, सो यू कैन गो थ्रू दैट, एंड शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये शॉर्ट नोट्स में ही आएगा, ठीक है। नाउ वी आर टेकिंग केयर ऑफ द डिफरेंट फेजेज ऑफ द क्वालिटी सर्कल। दिस इज फर्स्ट स्टेप इज जो हमने पहले ही देखा था, स्टार्टअप फेज। स्टार्टअप फेज, चलो ठीक है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देन विल गो टू द सेकेंड फेज, ठीक है। स्टार्टअप फेज के बाद होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल QC, ओके। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द क्वालिटी सर्कल के बाद हम कर सकते हैं इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग, दिस इज द थर्ड स्टेप। इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग इज द थर्ड स्टेप। देन प्रेजेंटेशन एंड approval of suggestion, presentation and approval of suggestion, and finally implementation. Implementation of suggestions. These are different steps of क्वालिटी सर्कल कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे हम डेवलपिंग ए क्वालिटी सर्कल, फर्स्ट स्टेप पे अब हम आ जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, स्टार्टअप फेज। स्टार्टअप फेज दिस देखिए, क्वालिटी सर्कल बनाना किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इजी नहीं है। इट इज सिमिलरली लाइक चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की और स्ट्रक्चर। तो चेंज जब भी आप करते हैं, चेंज शुड बी कम्युनिकेटेड, ठीक है। अगर प्रॉपर चेंज कम्युनिकेट होगा तो देयर विल बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर विल बी नो मिसलीडिंग। तो आप स्टार्टअप फेज में पहला फेज है कि आप क्वालिटी सर्कल की क्या ज़रूरत है इस ऑर्गेनाइजेशन को, व्हाई यू आर गोइंग टू मेक अ क्वालिटी सर्कल और यू आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस अ क्वालिटी सर्कल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दिस व्हाई शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड among the employees of the team members just to ensure
दैट देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी अमंग द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज़। कोई एम्बिगुअस कुछ भी नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी क्रिस्टल क्लियर अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड अमंग द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए हम स्टार्टअप फेज में, इट इज़ अ प्रिपरेटरी फेज, यहाँ पर आप जितना ज़्यादा हो सके कम्युनिकेट करें अबाउट द क्वालिटी सर्कल, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वालिटी सर्कल, पर्पस ऑफ द क्वालिटी सर्कल एंड व्हाई इट इज़ नीडेड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। इतना तो आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा स्टार्टअप फेज में, क्योंकि इससे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई भी एम्बिग्विटी नहीं रह जाता है बीच में। तो स्टार्टअप फेज इज एक्चुअली कम्युनिकेशन फेज अमॉन्ग द एम्प्लॉयज एंड द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द क्वालिटी सर्कल। दिस इज स्टार्टअप फेज। नेक्स्ट फेज इज कंस्टिट्यूशन ऑफ द, ये स्टार्टअप फेज इसलिए भी ज़रूरी है, 1 मिनट, क्योंकि यहाँ जो पार्टिसिपेशन है, मैंने अभी आपको बताया, जो पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ है, जो 6 से 12 लोग आते हैं, दिस पार्टिसिपेशन इज वॉलेंटरली पार्टिसिपेशन। यू कैन नॉट फोर्स एम्प्लॉयज़ टू पार्टिसिपेट और टू एक्ट एज अ क्वालिटी सर्कल। यू आर एम्पावरिंग देम विद सर्टेन अथॉरिटी कि वो क्वालिटी सर्कल के रूप में काम करें, एंड वेयर एवर दे थिंक देर इज़ प्रॉब्लम, वहाँ पे वो डेवलपमेंट या इम्प्रूवमेंट के बारे में जो भी उनको सजेशन लगता है वो दे सके। तो यहाँ पे इसीलिए भी ये कम्युनिकेशन जरूरी है, सो दैट द पार्टिसिपेशन कैन बी वॉलेंट्री। सेकेंड इज द कंस्टिट्यूशन ऑफ द क्वालिटी सर्कल। अब हम कंस्टिट्यूट करेंगे क्वालिटी सर्कल पे। सबसे पहले कंस्टिट्यूशन में एक स्टीयरिंग कमिटी होगा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है, which actually reviews the functioning of the quality circle। जो भी वो सजेशंस देते हैं उसको देखना, उसको रिवाइज करना या एक तरह से स्क्रूटिनाइज करने का काम इनका होता है। तो स्टीयरिंग कमेटी होते हैं, उसके बाद फैसिलिटेटर होते हैं। ये फैसिलिटेटर जो होते हैं दैट दे एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द स्टीयरिंग कमेटी यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द मेंबर्स ऑफ द क्वालिटी सर्कल। नॉर्मली these facilitators are normally the managers of the organization which acts as a facilitator, and then the quality circle team members coming together, they voluntarily make a team, they meet on a regular basis। वो अपना मीटिंग करते हैं और किसी भी एक प्रॉब्लम्स या एजेंडे को लेकर के काम अपना शुरू करते हैं। उस प्रॉब्लम से कैसे कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो नेक्स्ट फेज में आएगा। इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनिशियल प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे पहला स्टेप होगा वो कलेक्टिंग डेटा रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस और एनी डिवीजन और वर्क प्लेस और एनी डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले कलेक्टिंग डेटा रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, देन एनालाइजिंग द डेटा। जो आपने कलेक्ट किया उसको एनालाइज करिए। You can analyze the data. The collection of data may be on the basis of past records or may be on the basis of employees coming further. Employees or customers are coming forward and give you the what are the loopholes of your organization. तो आप यहाँ से data collect कर सकते हैं। Then analyze the collected data कि ये problems कैसे हुआ, क्या क्या इसका problems का root cause क्या हो सकता है, what are the root cause of such problems, and after collecting and analyzing data, what you will do, will suggest so many solutions of that problem. That problem solution may be through brainstorming or through any other decision making process. Employees or the members of the quality circle gives suggestions as a solution of that particular problem. Now those suggestions are required to be presented over the top level management जिनको overall review करना है उस suggestions को। तो these suggestions is presented, that can be presented as a group assignment or as a project report or as a presentation format में आप उसको present कर सकते हैं। They will analyze, they will actually scrutinize, they will scrutinize the entire suggestions की क्या benefit, क्या cost and benefit है, but with a positive outcomes। ये नहीं कि they will see and they will reject the suggestions, they will see the suggestions with a mindset of accepting or implementing those suggestions, right? And then implementations of suggestion is the final step। whatever suggestions is given, अगर वो किसी एक डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसी डिपार्टमेंट में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दैट कैन बी रिलेटेड विद द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, तो एक ग्रुप को असाइन किया जा सकता है ये टास्क, एंड दैट ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम्स है, कुछ कन्फ्यूजन रह गया तो प्लीज़ आस्क मी इन ए कमेंट section or at WhatsApp group, wherever you feel, don't hesitate, ask me questions. I'll give you some short notes over this, and this will be asked maximum in short notes, it can be asked anywhere। so it is actually अगर आपको अगेन थर्ड सेमेस्टर में भी ये सब पढ़ना है क्वालिटी सर्कल, तो आई होप कि आपको याद रहेगा। तब तक के लिए
go through this video, and कुछ भी प्रॉब्लम है तो ask me freely. Thank you so much.